देखो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिवर स्विमर वाले केसेस देखे थे, ठीक है। और मेन पॉइंट इसमें बस यही आया था कि स्विमर की जो वेलोसिटी है रिवर के रिस्पेक्ट में, उसमें रिवर वाली वेलोसिटी अगर हम ऐड करेंगे तब जो वेलोसिटी आएगी तो वो उसका रिजल्टेंट पाथ आएगा, ठीक है। और खास बात जो ध्यान रखने वाली वो ये है कि जो स्विमर है, स्विमर की जो बॉडी है, उस बॉडी का जो एक तरह से अलाइनमेंट है वो इस वेक्टर के अलोंग होगा, लेकिन उस बॉडी का जो मूवमेंट है वो इस वेक्टर के अलोंग होगा। ये दो बातें ध्यान से समझने वाली थी। और लास्ट में मैंने एक बात और बोली थी कि भाई रिवर स्विमर की प्रॉब्लम और एयरप्लेन और विंड की प्रॉब्लम एग्जैक्टली सेम है, कॉन्सेप्ट में कोई फर्क नहीं है। बस ऐसे समझ लो कि रिवर की जगह विंड आ गई और स्विमर की जगह एयरप्लेन आ गया। बोलिए। तो मेरे पास एक प्रॉब्लम है, मैं चाहता हूं पहले आप वो करो जिससे ये बात क्लियर हो जाए। देखो क्वेश्चन एक है आपके सामने, इसको ट्राई करिए पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। Wind is blowing due east at 20 kilometer per hour. An aircraft whose speed is 20 kilometer per hour in still air has to go 1000 kilometer 37 degree north of east. तो ये तो समझते हैं ना सभी लोग, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट का क्या मतलब हुआ। तो पूछा हुआ है फाइंड द डायरेक्शन इन विच पायलट शुड हेड हिज प्लेन। मतलब प्लेन का जो हेडिंग डायरेक्शन है वो कौन सा डायरेक्शन होना चाहिए अगर विंड भी ब्लो कर रही है तो। ऑब्वियसली विंड की वजह से उसका पाथ चेंज होगा, तो उसको जहां पहुंचना है वहां पहुंचने के लिए पहले से ही डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कौन से डायरेक्शन में हेडिंग करनी चाहिए, और फिर हमें टाइम टेकन भी निकालना है। ट्राई करोगे इसको, बताऊं मैं? करिए इसको ट्राई, पहले 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं। देखो इसमें सबसे पहला तो एक काम ये कर लो कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये तो क्लियर है ना भाई। नॉर्थ हम लोग हमेशा कॉपी में ऊपर की तरफ बनाते हैं, नॉर्थ साउथ इधर हो गया, ईस्ट इधर हो गया और वेस्ट इधर हो गया, ठीक। अब इसके बाद विंड इज ब्लोइंग ड्यू ईस्ट, यानी विंड का जो वेक्टर है वो इधर की तरफ है, ठीक है। तो ये हो गई वेलोसिटी ऑफ विंड, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। और इस वेक्टर का वैल्यू है 20 किलोमीटर पर आवर। अब प्लेन को कहाँ जाना है? तो प्लेन को जाना है 1000 किलोमीटर 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो ये बताओ 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट का क्या मतलब होता है? 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब है कि ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 37 डिग्री जाना है। तो मान लेते हैं कि प्लेन को ए से बी जाना है, ध्यान से देखना, ठीक है। तो अब सिंपली ये बताओ कि प्लेन का पाथ अगर ये होना चाहिए, तो प्लेन को जो अपना वेलोसिटी रखना चाहिए वो किधर की तरफ रखना चाहिए? इस लाइन ए बी के इधर की तरफ, नीचे की तरफ, या इस लाइन ए बी के ऊपर की तरफ? क्योंकि ऊपर की तरफ। प्लेन वाली वेलोसिटी में ये वाली वेलोसिटी ऐड होगी, कौन सी? विंड वाली वेलोसिटी। तब उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी। यानी हम एक ऐसा वेक्टर ढूंढ रहे हैं, ध्यान से समझना, जिसका रिजल्टेंट इस लाइन के अलोंग हो, और उसका रिजल्टेंट निकालने के लिए ये वेक्टर उसमें ऐड करना है। तो इसका मतलब है कि उसको इधर ही रखना चाहिए। बोलो। तो हम यहाँ पे एक वेक्टर एज्यूम कर लेंगे कि मान लेते हैं कि ये प्लेन की वेलोसिटी होनी चाहिए, और ये है वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड। मतलब विंड के रिस्पेक्ट में कितनी है ये है 200 किलोमीटर पर आवर। और मान लेते हैं कि इस लाइन से कितने एंगल पे, कोई एज्यूम कर लो, मालूम तो है नहीं, अल्फा एंगल पे मान लेते हैं। अब ये बताओ कि हम ये चाहते हैं कि इस वेक्टर का और इस वेक्टर का रिजल्टेंट इस लाइन के अलोंग हो। तो वो जो ऊपर कॉन्सेप्ट लिखा है वो क्या है बताइए भाई। अगर हम चाहते हैं कि इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट ए बी लाइन के अलोंग हो, तो क्या ये बोल सकते हैं कि ए बी लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इनके कंपोनेंट कैंसिल हो जाने चाहिए?
अब ये 200 के कंपोनेंट निकालो, तो 200 का इस तरफ कंपोनेंट आएगा 200 कॉस अल्फा, और इस तरफ कंपोनेंट आएगा 200 साइन अल्फा। इसी तरह से विंड की जो वेलोसिटी है उसका इस तरफ कंपोनेंट निकालेंगे अगर, तो आएगा 20 कॉस 37, और अगर इस तरफ कंपोनेंट निकालेंगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो आएगा 20 साइन 37। तो अब जरा बताओगे कि कौन सी दो वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए? 200 sin alpha equals to 20 sin 37. 200 साइन अल्फा इज इक्वल टू 20 साइन 37, बस। तो यहां से देखोगे तो आपको अल्फा मिल गया सबसे पहले तो साइन अल्फा कितना मिल गया? क्यों भाई, साइन अल्फा कितना मिल गया? 1/10 आ गया, और साइन 37 कितना होता है? 3/5। तो ये एक तरह से 3/50 आ गया। छोड़ दो इसको ऐसे ही। अब ये बताओ कि प्लेन की रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी? तो रिजल्टेंट वेलोसिटी इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। अब ये कंपोनेंट तो कैंसिल हो गए, तो इसका मतलब है ये दोनों कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन में है ना। तो उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना आया? प्लेन का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, केवल मैग्नीट्यूड लिखें अगर, तो ये बनेगा 200 कॉस अल्फा प्लस 20 कॉस 37। ये उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी है। अब कॉस अल्फा नहीं मालूम है, साइन अल्फा मालूम है, तो क्या कर सकते हैं? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 9/2500 कर सकते हैं, देखो। और प्लस 20 कॉस 37 की वैल्यू होती है 4/5। तो आपको यहां से देख लो किलोमीटर पर आवर में वेलोसिटी मिल जाएगी। और अब टाइम कितना लगेगा, तो उसको डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है? डिस्टेंस ट्रेवल करनी है 1000, और उसकी स्पीड से डिवाइड कर दो वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड से। करो जरा सॉल्व, कितना आता है? कॉस अल्फा ना, वैसे साइन अल्फा इतना छोटा है, ध्यान से देखो, साइन अल्फा की वैल्यू इतनी छोटी है कि कॉस अल्फा 1 के बराबर ही आ जाएगा ऑलमोस्ट। तो कॉस अल्फा को चाहो तो 1 ही ले लो। अप्रोक्सीमेशन इतना यूज कर सकते हैं अगर ऐसी सिचुएशन है तो। साइन अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी है, साइन अल्फा की वैल्यू अगर बहुत कम है तो इसका मतलब अल्फा बहुत कम है, अल्फा बहुत कम है तो कॉस अल्फा को अप्रोक्सीमेटली 1 भी ले सकते हैं। तो कितना बनेगा ये 200 ही रहेगा, ये वाला और ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 16। तो ये अप्रोक्सीमेटली 216 आ जाएगा, देखो। तो 216 से डिवाइड करना है बस, तो ये आंसर हमारा आवर्स में आ जाएगा। हो लगभग 4.6 आवर्स के आसपास। बोलिए, क्लियर है या नहीं? कोई डाउट बताइए। ठीक है। तो रिवर स्विमर और प्लेन विंड एक ही केस है। हम्म एक क्वेश्चन और ये करिए, ये भी इसी टाइप का मिलता जुलता क्वेश्चन है, रिवर का है लेकिन। देखो सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा अगर घुमा दिया उसने तो थोड़ा सा हमें ज्यादा और पता होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट वाला ट्राई करिए। A man in a rowboat must
get from point A on the opposite bank of the river. A to point B on the opposite bank of the river. The distance BC is given. Width of river is given. At what minimum speed U relative to river is required to reach point B. मतलब उसको पहुंचना है B पॉइंट पे और कह रहा है कि B पे पहुंचने के लिए उसके बोट की जो स्पीड है कम से कम क्या हो सकती है. तो अब ये बताओ कि अगर उसे A से B जाना है, केवल इस फिगर पे जरा फोकस करते हैं. तो रिवर की वेलोसिटी दी हुई है. रिवर की वेलोसिटी कितनी दी है? रिवर की वेलोसिटी दी हुई है v नॉट. रिवर की वेलोसिटी v नॉट दी हुई है. अब ये बताओ कि उसको अपनी वेलोसिटी किधर रखनी चाहिए, किस डायरेक्शन में रखनी चाहिए? इस लाइन ए बी के इधर नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, अगर उसे ए से बी पहुंचना है. तुम देखो तो सेम टू सेम क्वेश्चन है. किधर रखना चाहिए? क्या लाइन ए बी के ऊपर की तरफ रखनी चाहिए? तो मान लेते हैं कि उसको जो स्पीड रखनी चाहिए उसका मैग्नीट्यूड हम लोग एज्यूम कर लेते हैं u, और इस लाइन से मान लेते हैं अल्फा एंगल पे, और ये वाला एंगल थीटा हमको मालूम है. ये थीटा निकाल सकते हैं ना इस ट्रायंगल की हेल्प से. क्यों भाई? इस ट्रायंगल में ये थीटा निकाल सकते हैं. तो अब कंडीशन क्या लगाएंगे? कंडीशन देखो वैसे ही लगाएंगे सेम टू सेम, कि अगर हम चाहते हैं इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट ए बी के अलोंग हो तो ए बी के परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट बराबर होने चाहिए. तो वी नॉट का इधर कंपोनेंट कितना आएगा? बोलिए. वी नॉट का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा? वी नॉट वी नॉट साइन थीटा. देखो ध्यान से. और u का इधर कंपोनेंट कितना आएगा? तो u का इधर कंपोनेंट आएगा u साइन अल्फा. तो a से b पहुंचने के लिए कंडीशन यही आएगी कि u साइन अल्फा इक्वल होना चाहिए v नॉट साइन थीटा के. तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू रखते हैं. साइन थीटा मालूम है ना. तो अब ये बताओ कि इस ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखो तो ये a है, ये b है, तो इधर वाली साइड क्या हो जाएगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू आएगी b अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ए और बी हमको मालूम है. और अगर हमें चाहिए u की वैल्यू तो u हो जाएगा v नॉट अपॉन साइन अल्फा इंटू ब्रैकेट b अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब ये बताओ कि अगर हमें इस फंक्शन को मिनिमाइज करना है तो इसको मिनिमाइज करने के लिए साइन अल्फा क्या लेना चाहिए? अल्फा हमारे हाथ में है, अल्फा हम कुछ भी ले सकते हैं. क्यों भाई? तो मिनिमाइज करने के लिए क्या साइन अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, यानी 1. तो यहां से u की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी v नॉट इंटू बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये हमारा आंसर हो जाएगा. बोलिए. क्लियर है? यस सर. सेम टू सेम क्वेश्चन है ना जो अभी एयरप्लेन एंड विंड वाला किया है. देखो तो ध्यान से. अच्छा, अगर पूछा जाए कि उसको टाइम कितना लगेगा यहां से यहां पहुंचने में, तो टाइम की वैल्यू कितनी होगी? बताइए भाई, टाइम कितना लगेगा? टाइम नहीं पूछा हुआ है इसमें. टाइम पूछा हुआ तो अगर मिनिमम स्पीड से जा रहा है तो उसको टाइम कितना लगेगा? टाइम ऑफ, हाँ बोलो बोलो. टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर का मतलब होगा ए से बी तक का डिस्टेंस और अपॉन उसकी स्पीड. अब उसमें ध्यान रखना कि u का कंपोनेंट नहीं आएगा क्योंकि अल्फा 90 है ना. तो सिर्फ किसका कंपोनेंट आएगा? सिर्फ आएगा v नॉट का cos थीटा कंपोनेंट. ठीक है ना. तो ए बी की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ, कितनी वैल्यू है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. वी नॉट को वी नॉट ही रखेंगे और cos थीटा को लिखेंगे ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो फाइनली आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाई ए इंटू वी नॉट. तो ये आंसर हो जाएगा टाइम का. क्लियर है कैसे निकाला? बताइए.
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना। तो इतना अगर आपने समझ लिया है तो इसके अलावा फिर अब कोई क्वेश्चन रिवर्स स्विमर का नहीं फंसना चाहिए, कहीं का भी होगा। ठीक है, आगे बढ़े फिर। नेक्स्ट आगे फिर है अगला, एक और एप्लीकेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं रेन मैन प्रॉब्लम्स। रेन मैन प्रॉब्लम्स। रेन मैन प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? जैसे नॉर्मली तो हम लोग ये बोलते हैं कि जो रेन ड्रॉप्स है, अगर हवा नहीं चल रही है, इफ देर इज नो विंड ब्लोइंग, तो रेन ड्रॉप्स का जो डायरेक्शन होता है, क्या वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा? क्यों भाई? इफ देर इज नो विंड, तो मान लो अगर कोई मैन स्टैंडिंग पोजीशन में है, रेस्ट पे है, तो उस मैन को बोलते हैं भाई कि अपना जो छाता है वो किस तरह से रखना चाहिए? तो भाई बारिश से बचने के लिए इसको छाता एग्जैक्टली रेन ड्रॉप्स के अपोजिट रखना चाहिए। लेकिन ये तब सिचुएशन है जब वो रेस्ट पे है। लेकिन अगर यही मैन जो है मान लो दौड़ने लगे इस डायरेक्शन में, तो बताओगे अंदाजे से कि उसको रेन ड्रॉप्स की वेलोसिटी किधर नजर आएगी? किधर की तरफ नजर आएगी? मतलब इधर से आती हुई नजर आएगी या इधर से आती हुई नजर आएगी? ये वाली सिचुएशन में नजर आएगी उसको। और यही समझ लो, ठीक है ना, यही हमें इस पूरे टॉपिक में स्टडी करना है। तो ऐसे केस में फिर उसको अपना जो अम्ब्रेला है वो भी जो है वो रेन ड्रॉप्स के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना? क्यों भाई? तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो वेक्टर है ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, मतलब मैन जब दौड़ना शुरू कर रहा है उस सिचुएशन में। अच्छा, मैन जिससे दौड़ रहा है वो कौन सा वेक्टर होगा? तो वो होगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ये जो रेन ड्रॉप्स की वेलोसिटी थी, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखो, है तो ये भी रिलेटिव मोशन का ही एप्लीकेशन, और इसमें हम लोग ये बोलते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये उसी से लिखा है जो रिलेटिव मोशन का पहला इक्वेशन था। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, वही चीज लिखी हुई है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब यहाँ पे एक छोटी सी खास बात अगर आप ध्यान रखोगे फिर से, तो क्वेश्चन बहुत जल्दी होंगे। ठीक है ना? अब ध्यान क्या रखना है, ये बताओ कि जब मैन दौड़ेगा तो कौन सा वेक्टर मैन दौड़ने वाला है? हाँ, अच्छा, मैन के दौड़ने से कौन से वेक्टर पे इफेक्ट पड़ेगा और कौन से वेक्टर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा? ऐसा कौन सा वेक्टर होगा इन तीनों में जो मैन के दौड़ने से चेंज नहीं होगा? ये बताओ। मतलब मैन दौड़े या ना दौड़े, उस वेक्टर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, वो वेक्टर कांस्टेंट रहेगा क्वेश्चन में। सर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये यहाँ पे एक खास बात है इस वेक्टर में। ठीक है? और खास बात इस वेक्टर की यही है कि ये जो वेक्टर है ये डज नॉट डिपेंड ऑन मैन, या डज नॉट डिपेंड ऑन मैन्स वेलोसिटी। ठीक है? तो अगर हम इस चीज को थोड़ा सा यूज करेंगे ना, तो इन क्वेश्चंस को ग्राफिकली करना बहुत आसान होता है। आई कैप जे कैप में कर सकते हैं, टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, ग्राफिकली क्वेश्चन बहुत जल्दी होगा, विजुअलाइज बहुत जल्दी होगा। बस हमें ध्यान ही रखना है कि ये एक ऐसा वेक्टर है जो चेंज नहीं होगा। अब ध्यान से समझना, अगर हम इस वेक्टर की वैल्यू लिखें, देखा जाए वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को अगर लिखें तो ये बनेगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन
विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो हमको ऐसा लगेगा कि ये वेक्टर इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है, बट क्या ये वेक्टर इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है क्या? इक्वेशन लिखने से थोड़े ना नहीं फर्क कर पता चलेगा कि जो है वो डिपेंड कर रहा है कि नहीं डिपेंड कर रहा है। ये वेक्टर तो रेन ड्रॉप्स पे डिपेंड करेगा, बल्कि ये बोलना चाहिए अगर ये वेक्टर चेंज होगा, कौन सा, मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये वेक्टर भी चेंज होगा। लेकिन इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। ये इंटरेस्टिंग बात है। मैन अगर दौड़ रहा है तो उसके दौड़ने से कौन सा वेक्टर चेंज हो रहा है, और रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये इन दोनों पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है ना? तो अब इन तीनों को अगर हम ग्राफिकली सेट करें, ध्यान से देखना, तो जैसे मान लो कि रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है, रेन ड्रॉप्स जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है अगर, तो ये वाला वेक्टर डाउनवर्ड होगा, बोलिए। और मैन किधर दौड़ रहा है, तो मान लो मैन दौड़ रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये बताओ कि ये तीसरा वाला वेक्टर कहाँ होगा इस डायग्राम में? इस डायग्राम में अगर हमें ये तीसरा वाला वेक्टर दिखाना है तो कैसे निकालेंगे? क्यों भाई? क्यों भाई बताइए, ये तीसरा वाला वेक्टर कहाँ बनाएंगे? देखो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट ये है, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो ये मिल रहा है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अगर हम हेड टू टेल ज्वाइन करें तो ये तीसरा वाला वेक्टर जो होता है सी, ये ए प्लस बी के बराबर होता है, ट्रायंगल लॉ होता है ना। तो अगर सॉरी, ये वेक्टर मैंने बनाया हुआ है, तो ये वाला जो वेक्टर बनेगा, ध्यान से देखो, इसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। और ध्यान से देखो, क्या ये बात इस डायग्राम से क्लियर होती है कि इस वेक्टर को और इस वेक्टर को ऐड करेंगे तो ये वेक्टर आएगा। तो तभी तो मैंने बोला था कि जब मैन अगर इधर की तरफ दौड़ रहा है तो उसको रेन इधर से आती हुई नजर आएगी। रेन विल अपीयर टू कम किधर, कौन से डायरेक्शन से, सामने से। अब अगर मैं कहूं कि नहीं मैन इधर नहीं दौड़ रहा है, मैन इधर दौड़ रहा है, ये मैन की वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो बताओगे कि उसको नजर किधर आएगा, कौन सा वेक्टर होगा जो उसको अपीयर होगा? हम्म, फिर से इसी तरह से बना सकते हैं, क्या ये वेक्टर होगा जो उसको अपीयर होगा? बोलिए, कुछ और बना दो। और मतलब कह रहा हूं कुछ भी कर सकते हैं, सपोज मैन इधर दौड़ रहा है, क्या भाई इधर जा रहा है, कहीं भी जा सकता है मैन, उसकी मर्जी। तो उसको अपीयर कौन सा वेक्टर होगा, तो उसको अपीयर ये वाला वेक्टर होगा। बोलिए, कहने का मतलब है कि एक वेक्टर ऐसा है जो चेंज नहीं होगा क्वेश्चन में, और मैन किधर भी दौड़ सकता है, उसको दौड़ने पे थोड़े ना हम कोई रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। तो उसको जो अपीयर होगा वो वेक्टर देखो कैसे निकाल रहे हैं सीधे सीधे। तो सबसे पहले हमें इस वेक्टर पे कॉन्सेंट्रेट करना है। एक्चुअली क्वेश्चंस कैसे होंगे, क्वेश्चंस बहुत सीधे सीधे होंगे। तीन वेरिएबल हैं, इनमें से कोई दो दिए होंगे, कोई एक पूछा होगा, बस देखा जाए तो बस इतना ही क्वेश्चन है। ये तीन वेक्टर्स हैं, इन तीन वेक्टर्स में कोई दो वेक्टर हमको गिवन होंगे, तीसरा वाला पूछा होगा। हम्म, बताइए, बात समझ में आई यहां तक जो हुई है? Yes, sir. तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ग्राफिकली ही प्रैक्टिस करनी है। पहले तुम कैसे करते आ रहे थे क्वेश्चन, उससे कोई मतलब नहीं है, बट अभी तुमको ग्राफिकली करनी है, मतलब डायग्राम बना के ही करना है। देखो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो ये क्वेश्चन आपके सामने है, ग्राफिकली ही करना है, ठीक है ना? करो ट्राई।
क्या क्या दिया हुआ है इसमें, ऊपर नोट कर लिया ना? तो इसमें तो उसने दे ही रखा है कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली एट ए स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले ये वाला वेक्टर बना लो, और ये एक ऐसा वेक्टर है जो चेंज नहीं होगा। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 10। अब कह रहा है अ मैन इज मूविंग विद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। तो 6 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टली लिख लो। 6 मीटर पर सेकेंड किधर की तरफ, हॉरिजॉन्टली। तो अभी बताओ कि मैन अगर हॉरिजॉन्टली जा रहा है विद 6 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये वैल्यू दी हुई है 6। सर थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/5 आ रहा है क्या? थीटा Yes, इक्वल टू tan इनवर्स 3/5। पूरा आंसर बताओ किधर से, वर्टिकल से कि हॉरिजॉन्टल से? क्यों भाई? वर्टिकल से आ रही है वर्टिकल सर। आ रहा है। वर्टिकल से आएगा, वेरी गुड। ये तो समझ में आ गया ना, सीधे सीधे ये ड्रॉ किया और इसमें ये वाला ऐड होगा तो ये आ जाएगा। तो हमें इस वेक्टर का अगर रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट मतलब सॉरी एंगल निकालना है, तो हमें ये वाला एंगल चाहिए। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो बराबर होगा ना। तो अब इस ट्राइंगल में सीधे सीधे दिख जाएगा tan थीटा कितना आएगा। tan थीटा की वैल्यू 6/10 यानी 3/5 हो गई। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/5, और डायरेक्शन कहां से देंगे, विथ वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल से पूछा जाएगा तो हॉरिजॉन्टल से भी बता सकते हैं। ठीक है, बोलिए। और देखो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन में किया यही है कि दिया कौन कौन से वेक्टर है। तो कह रहा है मैन मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड। तो पहले हमने ये वाला वेक्टर बना दिया 5 मीटर पर सेकेंड। ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग वर्टिकली एट 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो वेक्टर दिया हुआ है, ये वाला वेक्टर दिया हुआ है रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो हमने इस वेक्टर को वर्टिकली डाउनवर्ड बना दिया, कितने मैग्नीट्यूड का, 10 मैग्नीट्यूड का। तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट होगा, यानी कि जो रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, वो ये वाला वेक्टर बनेगा। हमें बस यही पहचानना है कि इन तीन वेक्टर में से कौन से दो दिए हुए हैं, कौन सा तीसरा पूछा हुआ है। तो इस वेक्टर की लेंथ निकालने के लिए पाइथागोरस लगा दिया इन दोनों में, और एंगल निकालने के लिए tan थीटा। सर tan थीटा -5/2 आ रहा है। माइनस 5/2 5/b सॉरी 5/b। अब इसमें समझ लो कि दो बातें दी हुई हैं, दो अननोन एक टाइप से हैं।
सबसे पहले कह रहा है टू अ मैन रनिंग हॉरिजॉन्टली एट 10 किलोमीटर पर आवर। तो मान लेते हैं कि मैन रनिंग हॉरिजॉन्टली एट 10 किलोमीटर पर आवर, तो मैन का वेक्टर ये वाला हो गया है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये वेक्टर दिया हुआ है 10। तो उसको रेन ड्रॉप्स अपीयर हो रही हैं वर्टिकली डाउनवर्ड, लेकिन कितने वेलोसिटी से अपीयर हो रही हैं ये उसने नहीं दिया है क्वेश्चन में। इसका मतलब हमें इस वेक्टर का डायरेक्शन तो मालूम है बट इसका मैग्नीट्यूड नहीं मालूम है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो ये वाला वेक्टर होगा। लेकिन अगेन इस वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड हम नहीं लिख सकते जब तक हमें वो वाला बीच वाला नहीं पता है। कोई बात नहीं, उसके लिए उसने और आगे इंफॉर्मेशन दी है। व्हेन ही इंक्रीजेज हिज स्पीड टू 15, मतलब 10 अभी उसकी स्पीड थी तो 5 और इंक्रीज कर रहा है। तो अब ये ध्यान रखना कि ये जो 5 और इंक्रीज कर रहा है ना, ये हम इसी डायग्राम में बढ़ा देते हैं। मतलब ऐसे समझ लो कि अब उसकी स्पीड कितनी हो गई, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड टोटल 15 हो गई। हाँ, तो इसका मतलब ये जो इंक्रीज हुई है ये कितना लेंथ का होगा, 5। 5 तो उसको जो अपीयर होगा वो ये वाला वेक्टर अपीयर होगा। मैंने एक ही डायग्राम में दोनों इंफॉर्मेशन डाल दी है, ये है। तो अब जो अपीयर होगा वो ये वाला वेक्टर होगा। तो इस वेक्टर के बारे में उसने ये बताया है कि ये जो वेक्टर है ये वर्टिकल से कितने एंगल पे है, ये वेक्टर वर्टिकल से 30 डिग्री पे है। तो क्या ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा? अब अगर ये 30 डिग्री है तो इस वेक्टर की लेंथ हम लोग अगर x ले लें, किसकी लेंथ, इसकी लेंथ, तो ये x निकाल सकते हैं हम लोग। इस ट्राइंगल में tan थीटा लगाओ, क्या मिलेगा, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 5/x। tan 30 होता है 1/√3, तो यहां से x की वैल्यू आ गई 5√3। अब ये बताओ कि अगर हमें x मिल गया 5√3 तो क्या ये वाला लेंथ निकल आएगा और इसका एंगल भी निकल आएगा वर्टिकल से। मान लो ये अल्फा है, तो tan अल्फा कितना आएगा, tan अल्फा आएगा 10/x। देखो ध्यान से, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 5√3, तो ये आएगा 2/3। 2/√3 यार। यस और इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो ये भी पाइथागोरस से लिख सकते हैं, इक्वल टू √, क्या लिखना चाहिए, 10² प्लस x²। तो कितना बनेगा ये 100 और 75, क्यों भाई, तो ये आएगा 175। तो इसको लिख सकते हैं 5√7 क्यों किलोमीटर पर आवर, और कितने एंगल पे, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2/√3 पे। बोलिए। वैसे मुझे लगता है रिवर बोट वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो एक और कर लो इसमें, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। देखो नेक्स्ट देखिए, थर्ड आंसर आएगा इसका, सीधा सीधा है भाई। मैन रनिंग विथ 3, तो मैन रनिंग वाला वेक्टर होता है ये, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये दिया हुआ है 3, और उसको अपीयर हो रहा है 10 किलोमीटर पर आवर वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, और उसको अपीयर हो रहा है 10। तो जो एक्चुअल वेलोसिटी होगी रेन ड्रॉप्स की वो ये वाला वेक्टर बनेगा। यस सर आ गया। तो ये आ जाएगा √,
109। ठीक है ना, हो जाएगा। और एक लास्ट पॉइंट इसमें रिलेटिव मोशन में। सर हाँ बोलिए। सर ये कह रहे थे कि जो आपने वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन 10 किलोमीटर है, तो ये तो पहले ही वर्टिकल डाउनवर्ड है ना, ये तो पहले ही नीचे आ रही थी, तो ये इनिशियल वाली है कि बाद वाली है? एक सेकेंड, कह रहा है फिर से पढ़ने दो। मैन वॉकिंग ऑन अ रोड विद वेलोसिटी, ठीक है, इट स्टार्ट्स रेनिंग, म्यूट कर लो भाई माइक। इट स्टार्ट्स रेनिंग, वेलोसिटी ऑफ रेन इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। अच्छा हाँ यार, ये तो गड़बड़ हो गया ना, ये नहीं है, सॉरी। जो दिया हुआ है वो वर्टिकली डाउनवर्ड वाला दिया हुआ है। फिर से पढ़ो क्वेश्चन सही से। ये वेक्टर नहीं दिया हुआ है हमको, दिया हुआ है रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है, मतलब रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये वाला वेक्टर है, इधर लगाएंगे इसको। तो मैन को जो अपीयर होगा वो ये वाला वेक्टर अपीयर होगा, ठीक है ना। आंसर अच्छा वही आ जाएगा, चलो आंसर वही आ जाएगा, बट सही से लिखना जरूरी है ना। तो ये हो जाएगा √109। ठीक है ना, डायग्राम सही कर लो। सही बनाया ना तुम लोगों ने, सही बनाया होगा, मैंने गलत बना दिया था। ठीक है, ठीक है भाई। और एक लास्ट पॉइंट और हम इसमें स्टडी करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है? जैसे मान लो कि दो पार्टिकल हैं, पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2। पार्टिकल 1 की वेलोसिटी मान लो इस तरफ है v1, इधर से θ1 एंगल पे, और पार्टिकल 2 की वेलोसिटी इस तरफ है, मान लो v2, इधर से θ2 एंगल पे। ठीक है, तो अब सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा हो और ये इस डायरेक्शन में जा रहा हो, स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, प्रोजेक्टाइल नहीं है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? जैसे जैसे ये आगे जाएंगे तो इनके बीच का डिस्टेंस कम होगा या बढ़ेगा? क्यों भाई? कम होगा। कम होगा, ठीक है। तो अगर हमें निकालना हो कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर कम हो रहा है, और मान लो कि ये दोनों आगे जाके टकराने वाले हो, एक्चुअली दो क्वेश्चन बनते हैं, तो हम क्या करते हैं, दोनों को एक साथ स्टडी करते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मतलब जब भी इस तरह की सिचुएशन होगी तो दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। कौन से दो टाइप के क्वेश्चन होंगे? कौन से दो टाइप के क्वेश्चन होंगे कि व्हेन दे कोलाइड आफ्टर सम टाइम। एक सिचुएशन तो ये है कि या तो वो कोलाइड हो जाएंगे, और दूसरी सिचुएशन ये है कि व्हेन दे डू नॉट कोलाइड। दोनों बातें हैं, या तो कोलाइड हो रहे हैं या कोलाइड नहीं हो रहे हैं। बोलो पहले, और कोई तीसरी सिचुएशन है क्या, बताओ? कोई और तीसरी सिचुएशन तो नहीं है ना? या तो कोलाइड होंगे या कोलाइड नहीं होंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि अगर वो कोलाइड हो रहे हैं तो इसकी क्या कंडीशन होगी। तो समझना ध्यान से, कोलाइड होने की कंडीशन बहुत आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। जिस डायरेक्शन में, मतलब उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, उनको ज्वाइन कर दोगे तो दिख गया कौन सा डायग्राम बनेगा। मतलब लिख लो सबसे पहले लाइन ए बी। लाइन ए बी कौन सी लाइन होगी? लाइन ए बी वो लाइन है जो ए और बी को, पार्टिकल 1 और 2 को ज्वाइन करने से मिली है। तो इसकी वेलोसिटी v1 है θ1 एंगल पे, इसकी वेलोसिटी v2 है θ2 एंगल पे। तो कोई बताएगा कि ये दोनों कोलाइड हो, इसकी क्या कंडीशन होगी? बताओ भाई।
बराबर वेलोसिटी हो, सेम एंगल हो। अरे बराबर वेलोसिटी और सेम एंगल हो, अरे मतलब कुछ और भी बताओ कंडीशन। देखो इसकी कंडीशन ये होगी कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होना चाहिए, तो कम तो हो ही रहा है, ये तो दिख गया कम हो रहा है। लेकिन कोलाइड होंगे, इसकी कंडीशन हम लोग ये लिखते हैं कि उनको जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, उस ज्वाइन करने वाली लाइन के उसको ज्वाइन करने वाली लाइन के उनको ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो उनकी वेलोसिटीज हैं, इसकी वेलोसिटी इधर कितनी है, इसकी वेलोसिटी है v2 sin थीटा 2 और इसकी वेलोसिटी v1 sin थीटा 1। तो इनकी कोलिजन की कंडीशन ये होगी कि परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट इनके बराबर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जहां भी टकराएंगे, क्या बोल सकते हैं उनका y कोऑर्डिनेट सेम होगा? और y कोऑर्डिनेट सेम तभी हो सकता है जब उनके y कोऑर्डिनेट y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी सेम हो। तो ये दोनों कंपोनेंट अगर इनके इक्वल हैं तो डेफिनेटली ये दोनों कोलाइड होंगे। तो ये कौन से कंपोनेंट है? ये कंपोनेंट है लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर वाले। तो अगर हमें लिखना पड़े तो लिखेंगे हम लोग ये कंपोनेंट्स ऑफ देयर वेलोसिटीज perpendicular to line joining them are equal. Perpendicular to line joining them are equal, ये कंडीशन हो गई फॉर देयर कोलिजन। ध्यान रहेगी? बताओ, बोलिए। और फिर आता है कि कितनी देर के बाद कोलाइड होंगे। तो अब ये देखो कि अगर ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो पार्टिकल ए की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी है, पार्टिकल बी की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी है, दोनों के पास आने वाली वेलोसिटी क्या है, उसको बोलते हैं अप्रोच वेलोसिटी। तो ये पास आ रहा है, ये इधर जा रहा है कॉस थीटा 1 से और ये इधर जा रहा है कॉस थीटा 2 से। तो उनकी जो अप्रोच वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोलते हैं उसको, तो वो बनेगी v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2। तो टाइम कितना लगेगा कोलाइड होने में, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा और अपॉन करेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। बस इतनी सी थ्योरी है इफ दे आर कोलाइडिंग। देखो ध्यान से, बताओ कहाँ डाउट है। अगर वो कोलाइड हो रहे हैं तो बस टाइम डेफिनेशन बता दीजिए। हाँ, ये टाइम वाली बात बता टाइम वाली बात ऐसे लिखी है भाई, ये दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो वन डायमेंशन रिलेटिव मोशन में बोला था ना कि अगर मान लो कि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाएगी ना, तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी हो गई एक तरह से। तो जब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो डिस्टेंस कम करने के लिए कोई एक थोड़े ना, दोनों हेल्प कर रहे हैं ना एक तरह से, तो दोनों की वेलोसिटी ऐड हो गई। तो डिस्टेंस कितनी है अपॉन स्पीड, वेलोसिटी है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो ये सिचुएशन हो गई कि अगर दोनों कोलाइड हो रहे हैं। अच्छा, अगर दोनों कोलाइड नहीं हो रहे हैं तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच मतलब होता है कि चलो कोलाइड नहीं हो रहे हैं, कोई बात नहीं, तो ये होता है कितनी डिस्टेंस से मिस कर गए, मतलब कितना पास से गुजर गए एक दूसरे के, अगर कोलाइड नहीं हुए। तो ये निकालने के लिए हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व विद रिस्पेक्ट टू कोई भी पार्टिकल ले लो, 1 या 2। मतलब जैसे मैं कहूंगा कि पार्टिकल 1 पे बैठ जाओ। अभी बताओ कि अगर आप पार्टिकल 1 पे बैठ गए तो पार्टिकल 2 कैसा हो जाएगा, पार्टिकल 1 कैसा हो जाएगा, रेस्ट पे, और सिर्फ कौन चलता हुआ नजर आएगा, सिर्फ कौन चलता हुआ नजर आएगा, सिर्फ नजर आएगा आपको पार्टिकल 2। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल 1। तो ये वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो v2 वेलोसिटी में v1 वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, v2 में हम ऐड करेंगे -v1,
v2 वेलोसिटी में क्या ऐड करेंगे, -v1। अब ये बताओ कि v2 किधर था, v2 किधर था, v2 इस तरफ था, देखना ध्यान से। ये था v2 वेक्टर। अच्छा v1 किधर था, तो v1 ध्यान से देखो तो इधर था v1। तो अब ये बताओ कि अगर v1 इधर था तो -v1 किधर होगा, -v1। क्या -v1 इसके अपोजिट होगा, बोलो। तो हम क्या करेंगे, एक -v1 बना देंगे, तो v2 बनाएंगे और -v1 बनाएंगे। तो इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा, तो मान लेते हैं कि इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है। और ये डायरेक्शन हो गया कौन सा डायरेक्शन, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। और ये वेक्टर इस लाइन के अलोंग नहीं होगा। अगर ये वेक्टर इस लाइन के अलोंग होता तो इसका मतलब ये टकरा जाते हैं, टकरा नहीं रहे तो कहीं और होगा ये वेक्टर, तो जहां भी होगा ढूंढ के निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि 1 पे बैठ के जब हम 2 को देखेंगे तो 2 हमारे सामने से इधर से गुजर जाएगा। तो जरा बताओगे कि कब मिनिमम डिस्टेंस पे रहेगा, मिनिमम डिस्टेंस पे कब रहा। तो मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए यहां से इस पे क्या करोगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, तो ये वाली जो डिस्टेंस आएगी इसको हम लोग बोलेंगे मिनिमम डिस्टेंस या एक्स मिनिमम, ठीक है ना। अब निकालेंगे कैसे, तो वो तो उस समय की मैथ्स है, कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है ना। जब पार्टिकल 2 यहां आएगा पॉइंट सी पे, तब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मिनिमम होगा। इस पे बैठ के देखेंगे तो हमको लगेगा कि पहले तो डिस्टेंस कम हो रहा है, 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 यहाँ पे मिनिमम है, और फिर डिस्टेंस बढ़ने लगेगा, वो इसी लाइन पे आगे निकल जाएगा। क्यों भाई, Yes, sir. भाई सीधा सीधा है, विजुलाइज भी कर सकते हो। मान लो पैरेलल पैरेलल रोड है भाई, एक कार इधर की तरफ जा रही है और मान लो तुम दूसरी कार में बैठे हो, वो इधर की तरफ जा रही है। तो अगर बोला जाए कि इन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कब होगा, तो इसको तो तुम डायरेक्ट बता सकते हो कि जब ये यहाँ आएगी और ये यहाँ आएगी, मतलब जब ये इस सिचुएशन में होंगी तब मिनिमम डिस्टेंस होगी, उसके बाद फिर से इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप किसी एक कार पे बैठ जाओ तो हमको क्या लगेगा, अगर हम इसमें बैठ जाएंगे तो ये रेस्ट पे हो जाएगी, तो सिर्फ यही सामने से गुजर जाएगी, तो जब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे आएगी तभी मिनिमम डिस्टेंस होगा दोनों के बीच में। देखो थ्योरी में तो इतना ही है, नोट कर लो। देखिए एक क्वेश्चन है आपके सामने, करो ट्राई। देखो जो बताया अगर आप उसके हिसाब से सीधे सीधे लगाओगे तो एक लाइन का क्वेश्चन है। क्यों भाई, अगर हम चाहते हैं कि ये दोनों कोलाइड हो, अगर ये दोनों कोलाइड हो तो इनके इस डायरेक्शन वाले कंपोनेंट बराबर होने चाहिए। तो एक का तो कंपोनेंट 90 मतलब 10 ही रहेगा, इसका कंपोनेंट लिखना पड़ेगा हमको, कितना बनेगा। क्यों भाई, इसका कंपोनेंट कितना आएगा, इसका आएगा 20 साइन थीटा। तो बस 20 साइन थीटा इज इक्वल टू 10, तो यहां से साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो थीटा आ गया 30 डिग्री। बोलिए। अब थीटा 30 आ गया, तो पूछा हुआ है कि कितनी देर के बाद, 0.5 सेकंड के बाद कोलाइड हो रहा है, तो कोलाइड का होने के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है,
तो कोलाइड होने के लिए ये वाला कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है जो अलोंग देयर लाइन ज्वाइनिंग बनता है। तो ये कंपोनेंट कितना है, ये कंपोनेंट है 20 cos थीटा, और इसका कोई कंपोनेंट नहीं आएगा क्योंकि वो तो 90 डिग्री पे है ना। तो टाइम ऑफ कोलिजन को हम लोग लिखेंगे x अपॉन 20 cos थीटा। थीटा पता चल गया 30, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 20 cos 30 का मतलब हो गया √3/2 और टाइम का मतलब हो गया 0.5 सेकेंड। कितना आ जा रहा है ये, x की वैल्यू 5√3 मीटर्स आ जा रही है। कर लिया नहीं कर लिया बताइए। Yes, sir. हाँ हम्म सर। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। तो ये कह रहे हैं कि tan थीटा जो हमने निकाला गया है, अगर वो वी बी साइन साइन थीटा टू अगर लेके चले, मतलब वी बी और थीटा वन के साथ लेके चले अगर क्वेश्चन में, बेटा एक तो आपका माइक नहीं सही है, उसको जरा बढ़िया दुरुस्त कराओ, आवाज एकदम क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा नहीं आ रहा है। या कोई बात नहीं, लिख के भेज दो, छोड़ दीजिए। लिख के भेज दो, लिख के भेज दो। ऐसा लिख नहीं पाएंगे, बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट देखो, टू बॉयज स्टैंडिंग ए एंड बी ऑन ग्राउंड विद ए बी इज इक्वल टू ए। एक ए पे है, एक बी पे है। द बॉय एट बी स्टार्ट्स रनिंग इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए बी विद वेलोसिटी v1। तो ये v1 वेलोसिटी से इस तरफ जा रहा है। The boy at A starts running simultaneously with velocity v and catches the other boy in time t। तो इसका मतलब है कि इसको किधर दौड़ना चाहिए, तो ये तो समझ में आ गया कि इधर की तरफ दौड़ना चाहिए, तभी तो पकड़ पाएगा। तो ये वाला 90 डिग्री है, इसका एंगल मालूम नहीं है, मालूम नहीं तो क्या हुआ, हम इसको निकाल तो सकते हैं ना इस एंगल को। सेम टू सेम क्वेश्चन हो गया पिछला वाला। इस डायरेक्शन के कंपोनेंट इक्वल होने चाहिए, तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा, इसका इधर की तरफ कंपोनेंट होगा v साइन थीटा। तो यहां से लिखेंगे कि v साइन थीटा इक्वल होना चाहिए v1 के। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई v1 अपॉन v। इसके बाद अगर ये इसको कैच कर रहा है तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना लिखेंगे, v cos थीटा। तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी a अपॉन v cos थीटा। तो a अपॉन v cos थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी साइन थीटा से, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो v1 स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। तो ये फाइनली आ जाएगा a अपॉन अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ठीक है, बोलिए। Yes, sir. सर हम्म जब आपने इसमें टी इक्वल टू ए अपॉन बी कॉस थीटा लिया था, तो ये ए वाली पार्ट से लिया है आपने। हाँ तो जब हम लोग टी लेते हैं तो उसमें होता है ना, तो प्लस करते हैं, अब बी अप्रोच लिखते हैं ना जब। हाँ, तो इसमें यहाँ पे कुछ है नहीं ना, इस वेलोसिटी का इस तरफ कंपोनेंट 0 है क्योंकि एंगल 90 है ना। हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है। देखो ये करो अगला।
x by u, t is equal to हाँ सर x by u आएगा। भाई सीधा सीधा देखा जाए तो कोलाइड तो हो ही रहे हैं, क्वेश्चन में ही लिख दिया उसने। तो इसका इधर कंपोनेंट और इसका इधर कंपोनेंट निकालो, क्या आएगा? स्क्रीन दिख नहीं रही है। सर ने लॉगिन किया लगता है, इसलिए नहीं आ रही है स्क्रीन। नो सर। हाँ, अभी हाँ सर। आ गई सर। देखो इसका इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा u बाई रूट 3 cos 30 और इसका इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा u cos 60। बोलिए, तो इस बार हम जब अप्रोच वेलोसिटी निकालेंगे तो दोनों ऐड कर देंगे सीधा सीधा। कितना आएगा? u बाई रूट 3 cos 30 प्लस u cos 60 कितना बनेगा? तो u बाई रूट 3 इंटू रूट 3 बाई 2 प्लस u इंटू 1 बाई 2। तो ये कितना बन जाएगा? u के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से टाइम सीधे सीधे x अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो x अपॉन u आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? कर लिया ना वैसे? yes sir. यस सर। ठीक है, तो अब इसमें सारी बातें खत्म काइनेमेटिक्स में। तो अब आप पैकेज में जो भी है अटेम्प्ट कर लेना क्वेश्चंस, पैकेज के हो जाएं और चाहिए हो तो बताना फिर। ठीक है।